मूवी की शुरुआत होती है और हमें रिचर्ड विलियम्स को दिखाया जाता है, जो टेनिस के बड़े बड़े कोच के पास जाता है और उन्हें अपनी बेटियों को ट्रेनिंग देने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो एक कोच को बताता है कि मैंने 1977 में एक टेनिस मैच देखा जिसमें लड़की जो कि टेनिस प्लेयर थी उसे 4 दिन के मैच के लिए $40,000 मिले, जबकि मैं 1 साल का $52,000 ही बना पा रहा था। और तभी मुझे पता चला कि मैं गलत बिजनेस में हूँ। मेरी 5 बेटियाँ हैं, उनमें से मैंने अपनी 2 बेटियों वीनस और सेरेना के लिए उनकी पूरी लाइफ का टेनिस प्लान बनाया है, वो भी उनके जन्म से पहले। और उस प्लान के मुताबिक अब समय आ गया है कि मेरी बेटियों को एक अच्छा कोच मिले। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी रिचर्ड को हर कोच से निराशा हाथ लगती है, क्योंकि उसे कोई भी सीरियस नहीं ले रहा था। अब रिचर्ड अपनी वैन लेकर घर जाता है। वहीं रिचर्ड के पड़ोस में रहने वाली एक औरत रिचर्ड की दोनों बेटियों वीनस और सेरेना को बुलाकर कहती है, तो अपने डैड से कहो कि वो तुम्हें इतना प्रैक्टिस ना करवाए, बारिश में भी कोई प्रैक्टिस करवाता है, तुम्हारे डैड पागल हैं क्या। तभी रिचर्ड वहाँ आ जाता है और उस औरत से कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं कहूँगा कि मेरे बच्चों से दूर रहो। वो औरत कहती है, कोई तो कहेगा, तुम बच्चों से इतना काम ही करवाते हो। रिचर्ड कहता है वो मेहनत करते हैं ताकि आवारागर्दी ना करे, और मैं बता दूं कि मैं चैंपियन बनाने के बिजनेस में हूँ, तो अच्छा होगा मेरे बच्चों से दूर रहो। अब रिचर्ड अपनी बेटियों को टेनिस प्रैक्टिस करवाने के लिए ले जाता है। वो अपनी बेटियों को खुद ही ट्रेनिंग करवाता था, क्योंकि रिचर्ड और उसकी वाइफ दोनों अपने समय में अच्छे प्लेयर्स थे। ये ट्रेनिंग चली रही थी कि तभी प्लेग्राउंड के बाहर कुछ आवारा लड़के आ जाते हैं और रिचर्ड की बड़ी बेटी पर कमेंट पास करने लगते हैं। रिचर्ड ये नोटिस कर लेता है। इसके बाद वो उन लड़कों के पास जाकर उनसे कहता है, मेरी बड़ी बेटी सिर्फ 16 साल की है और वो एक छोटी बच्ची है, इसलिए उसे परेशान मत करो। पर उन आवारा लड़कों को रिचर्ड की बातें कहाँ समझ आने वाली थी। अब वो उल्टा रिचर्ड को ही बुरी तरह से मारता है। ये देखकर उनकी बेटियां मायूस हो जाती है, पर रिचर्ड अकेला था, इसलिए वो उन्हें बिना कुछ कहे वहाँ से वापस आ जाता है। रिचर्ड अपनी बेटियों से कहता है कि जब मैं छोटा था तो अक्सर बहुत सारे लोगों से मार खाया करता था, कभी पुलिस वालों से तो कभी दूसरे मोहल्ले के गोरे लड़कों से। हर रोज किसी न किसी वजह से मार पड़ती थी मुझे। इस दुनिया ने रिचर्ड विलियम्स की कभी इज्जत नहीं की, पर वे तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हें रिस्पेक्ट जरूर देंगे। अब घर जाते ही रिचर्ड अपनी वाइफ से कहता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ। दरअसल रिचर्ड एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और वहीं रिचर्ड की वाइफ ब्रैंडी एक नर्स थी। आज रिचर्ड की वाइफ उससे कहती है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मैं दिन में नर्सिंग करती हूँ, तुम रात में काम करते हो और बीच में बच्चों का प्रैक्टिस। अब हमें एक कोच की जरूरत है, क्योंकि उन्हें एक बढ़िया ट्रेनिंग चाहिए। रिचर्ड कहता है, हमने चैंपियंस को जन्म दिया है, मैं इसकी प्लानिंग कर रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। वीनस और सेरेना आने वाले दिनों में टेनिस की दुनिया को हिलाने वाली है। इसके बाद रिचर्ड अपने काम पर चला जाता है। अगली सुबह फिर वो एक नए कोच के पास जाता है और उन्हें अपनी बेटियों को ट्रेनिंग देने के लिए कहता है, लेकिन वो कोच रिचर्ड को साफ साफ इनकार कर देता है, जिससे रिचर्ड काफी उदास हो जाता है। इसलिए रात में वो अकेला ही टेनिस प्लेग्राउंड में चला जाता है, क्योंकि उसे आगे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर वो आवारा लड़के आ जाते हैं और वो रिचर्ड से उसकी बेटियों के बारे में गलत गलत बातें कहने लगता है, जिससे रिचर्ड को काफी गुस्सा आ जाता है और इस बार रिचर्ड उन्हें पीटने लगता है। पर इतने सारे लड़कों के बीच अकेले रिचर्ड की क्या चलने वाली थी। वो लड़के रिचर्ड को अब बुरी तरह से मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पर रिचर्ड इस बार हार नहीं मानता। वो उन लड़कों का पीछा करता है और अपनी सर्विस पिस्तौल लेकर उन लड़कों के पास जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि रिचर्ड उन लड़कों पर गोली चलाता, तभी उन लड़कों के कुछ दुश्मन उन पर गोली चलाकर उन्हें मार डालते हैं और रिचर्ड का काम आसान कर देते हैं। ये देखकर रिचर्ड वहाँ से उल्टे पांव वापस आ जाता है। अब अगले दिन रिचर्ड वीनस और सेरेना को लेकर एक कोच के पास जाता है। रास्ते में उसकी बेटियों को कुछ घर पसंद आते हैं जो काफी बड़े और आलीशान थे। रिचर्ड उनसे कहता है, तुम कोई भी घर खरीद पाओगी क्योंकि तुम्हारे पास प्लान है और तुम उस पर काम करती हो। अब ये लोग उस कोच के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि 2 बड़े प्लेयर्स उस कोच के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। रिचर्ड अपनी बेटियों से कहता है कि देखना, एक दिन ये दोनों बड़े प्लेयर्स भी तुमसे मिलने के लिए लाइन में खड़े रहेंगे। अब रिचर्ड उस कोच, जिसका नाम पॉल था, उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने फ़ोन पर आपसे बात की थी। मेरे पास दुनिया के 2 सबसे बेहतरीन टेनिस प्लेयर हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इनका खेल देख लें। पॉल कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है जूनियर्स के लिए, लेकिन रिचर्ड उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है और फाइनली पॉल कुछ बॉल्स के लिए मान जाता है। और जैसे ही पॉल वीनस और सेरेना का प्रैक्टिस देखता है, वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि दोनों लड़कियों का सच में कोई जवाब नहीं है। अब पॉल वीनस और सेरेना को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, तुम्हारे डैड का तो मुझे पता है कि वो तुम्हें क्या बनाना चाहते हैं,
मगर मैं तुम दोनों से जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। वीनस कहती है मैं विंबलडन इतनी बार जीतना चाहती हूँ जितना कोई नहीं जीत पाया। पॉल कहता है तुम्हें खुद पर इतना भरोसा है। वीनस कहती है मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। अब पॉल सेरेना से पूछता है कि तुम किसकी तरह खेलना चाहती हो। सेरेना कहती है मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोग मेरी तरह खेलें। अब पॉल रिचर्ड से पूछता है क्या तुमने इन दोनों को सिखाया है। रिचर्ड कहता है हाँ, मैं और मेरी वाइफ दोनों ने, हम दोनों एथलीट्स थे। अब कोच मिलने के कारण घर पर सभी काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन रिचर्ड अपनी वाइफ से कहता है कि पॉल सिर्फ वीनस को ही फ्री में सिखाएगा, सेरेना को नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि रिचर्ड की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ठीक नहीं है कि वो कोच के मोटे फीस का इंतजाम कर सके, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें सिर्फ वीनस को ही ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ता है। लेकिन रिचर्ड सेरेना को पीछे कैसे छोड़ सकता था, इसलिए वो वीनस की प्रैक्टिस को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है ताकि उसकी वाइफ सेरेना को वो प्रैक्टिस करवा सके। और होता भी यही है, दोनों की प्रैक्टिस अपनी रफ्तार पर चलती है। अब एक दिन पॉल वीनस को बताता है कि जूनियर चैंपियनशिप में प्लेयर्स लड़ना सीखते हैं, वहीं से असली कंपटीशन की शुरुआत होती है और वहीं आपको एजेंट्स नोटिस करते हैं जो आपकी ट्रेनिंग का खर्चा उठाने के साथ साथ स्पॉन्सर भी लाते हैं। इसके बाद पॉल रिचर्ड से पूछता है तो क्या कहते हो, खेलना है जूनियर्स। रिचर्ड कहता है हम ये प्लान में ऐड कर सकते हैं। अब रिचर्ड वीनस को लेकर जूनियर टूर्नामेंट के लिए जाता है और गेम से पहले वो वीनस को कहता है कि तुम हो वीनस विलियम्स और ये सारे प्लेयर्स आने वाले दिनों में तुमसे डरने वाले हैं। अब वीनस अपना प्ले शुरू करती है, लेकिन शुरुआत में वीनस थोड़ा नर्वस हो जाती है क्योंकि वो पहली बार किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी। कि देखकर रिचर्ड विलियम्स से कहता है कि ये बस एक गेम है और तुम्हें इसे एंजॉय करना है। और इसके बाद वीनस सच में इस गेम को एंजॉय करती है और इस टूर्नामेंट को जीत लेती है। इसके बाद वीनस लगातार कई सारे जूनियर टूर्नामेंट्स को क्वालिफाई करती है। एक रात रिचर्ड वीनस और सेरेना को प्रैक्टिस के लिए ले जाता है। हालांकि प्रैक्टिस के दौरान बारिश हो रही थी, पर वीनस और सेरेना अपनी प्रैक्टिस से पीछे नहीं हटती, बल्कि दोनों अपने प्रैक्टिस को काफ़ी एंजॉय करती हैं। अब जैसे ही रात में ये लोग वापस घर जाते हैं, ये देखते हैं कि घर पर पुलिस आई है। रिचर्ड की वाइफ उससे कहती है कि किसी ने पुलिस को कॉल करके ये कहा है कि हम अपनी बेटियों को परेशान करते हैं और इनका ठीक से ध्यान नहीं रखते। तभी एक लेडी पुलिस ऑफिसर रिचर्ड से पूछती है कि बारिश में बच्चों को प्रैक्टिस कौन करवाता है। रिचर्ड कहता है मेरे बच्चे अपना हर काम बखूबी करते हैं, ये खेल में आगे हैं तो पढ़ाई में भी आगे हैं, चाहे तो आप कुछ भी पूछ सकती हैं। रिचर्ड कहता है मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे घर में भविष्य के लॉयर्स और डॉक्टर्स बैठे हैं और दुनिया के 2 बेहतरीन टेनिस प्लेयर्स भी। और कहता है कि मुझे पता है कि मेरे किसी पड़ोसी ने आपको ये गलत खबर दी है और अगर हम अपने बच्चों के साथ सख्त हैं तो वो इसलिए ताकि मेरे बच्चे गलत संगत में ना पड़े। अब इसके लिए आप मुझे गिरफ्तार करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी बेटियों को टेनिस प्रैक्टिस करवाते हैं, अगर इसके लिए आप हमें गिरफ्तार करना चाहती हैं तो इसके लिए भी कर सकती हैं। ये सब सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। अब रिचर्ड की वाइफ अपनी उस पड़ोसी के पास जाती है जिसने पुलिस को वहाँ बुलाया था। ब्रैंडी उससे कहती है शायद आपको पता होगा कि बेटियों को बड़ा करना कितना मुश्किल भरा काम है। मेरी 5 बेटियां हैं, इसलिए मेरा यहाँ दोबारा आना आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा। ये कहकर वो वहाँ से वापस आ जाती है। अब अगले दिन रिचर्ड फिर से अपनी बेटियों को लेकर एक और जूनियर टूर्नामेंट के लिए जाता है जहाँ वीनस को खेलना था, लेकिन यहाँ पर सेरेना चुपके से खुद का नाम भी एक दूसरे प्लेयर के साथ लिखवा लेती है जूनियर टूर्नामेंट खेलने के लिए। लेकिन ये बात फैमिली में किसी को भी पता नहीं होती। अब गेम शुरू होता है जिसमें वीनस अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। ये देखकर रिचर्ड काफ़ी खुश होता है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और रिचर्ड से कहता है कि तुम्हारी बेटी बहुत अच्छा खेल रही है। रिचर्ड कहता है हाँ, ये तो मैं देख रहा हूँ। इस पर वो आदमी कहता है कि ये नहीं, तुम्हारी छोटी बेटी, वो भी चैंपियन है। ये सुनते ही रिचर्ड अपनी वाइफ के साथ सेरेना के पास जाता है। सेरेना अपने मॉम और डैड को देखकर थोड़ा डर जाती है, लेकिन रिचर्ड उससे हंसते हुए कहता है जो तुमने शुरू किया है उसे खत्म करो और एंजॉय करो, ये गेम है। और फाइनली दोनों बहनें ट्रॉफी पर कब्जा कर लेती है। अब एक दिन पॉल एक बड़े एजेंट से रिचर्ड को मिलवाता है, लेकिन रिचर्ड को उस एजेंट के द्वारा दिए गए ऑफर्स पसंद नहीं आते और उनकी कही गई बातें भी कि हम आपकी बेटी को स्टार बनाएंगे, आप तो उसे स्टार नहीं बना पाएंगे ना रिचर्ड। अगले दिन पॉल रिचर्ड से मिलने जाता है और उससे कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, हमें बहुत अच्छा ऑफर मिला था। रिचर्ड कहता है हम अब ना तो किसी एजेंट को साइन करेंगे और ना ही कोई जूनियर खेलेंगे। वे लोग मेरी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पहले नेशनल फिर इंटरनेशनल, लेकिन मेरी बेटियां अभी इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती। मैं अभी उन्हें बस प्रो बनाना चाहता हूँ। पॉल कहता है तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लेकिन रिचर्ड पॉल की एक भी नहीं सुनता और पॉल वहाँ से वापस चला जाता है।
अब रिचर्ड रिक मैसी नाम के एक बहुत बड़े कोच से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी बेटियों को एक मौका दे। रिक इसके लिए मान जाता है और वो वीनस और सेरेना का टेस्ट लेता है। उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद रिक उनसे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। और वो रिचर्ड से कहता है कि तुम्हारे पास टेनिस की दुनिया का अगला सबसे बड़ा एक प्लेयर है। इस पर रिचर्ड कहता है एक नहीं सर, 2। अब रिक रिचर्ड को अपना एग्रीमेंट देता है और वो कहता है कि ये एग्रीमेंट मैं अपने बड़े खिलाड़ियों को देता हूँ। इंस्ट्रक्शन, घर, खाना, पढ़ाई, यहाँ तक कि डिज्नीलैंड जाने तक के पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे, प्लस मेरा पर्सनल टाइम भी, जिसके लिए आपको कभी शिकायत नहीं होगी। रिक की वाइफ कहती है कि ये सब काफ़ी महंगा है, इसमें आपका क्या फ़ायदा है। रिक कहता है मेरी फ़ी है फ्यूचर में इनकी कमाई का 15%, और यकीन मानिए फ्यूचर में हम बहुत पैसा कमाने वाले हैं। ये सुनते ही रिचर्ड रिक को अपना एग्रीमेंट दिखाता है और कहता है कि अगर आप मेरी लड़कियों को कोच करना चाहते हैं तो आपको मेरे पूरे परिवार को साथ लेकर चलना होगा। अब रिचर्ड कहता है कि हमें घर चाहिए, बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल और मुझे आपके स्टाफ में एक जॉब भी। आपको मेरी लड़कियों पर भरोसा है ना? रिक कहता है हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, मैं तैयार हूँ। दरअसल रिक इस डील के लिए इसलिए मान जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वीनस और सेरेना ये दोनों फ्यूचर में टेनिस की स्टार बनने वाली है, इसलिए वो इस डील से पीछे नहीं हटता। और अब रिचर्ड अपनी फैमिली को लेकर फ्लोरिडा के लिए निकल पड़ता है और फाइनली एक लंबे सफर के बाद ये लोग रिक मैसी के टेनिस एकेडमी पहुंच जाते हैं। रिक वहां पर सभी का खुशी खुशी स्वागत करता है। सभी देखते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स टेनिस की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने अगले मैच के लिए। ये देखकर रिचर्ड और उसकी फैमिली काफी इम्प्रेस हो जाती है। अब रिक वीनस और सेरेना को लेकर कोर्ट में जाता है और उनसे कहता है कि ये 2 कोर्ट सिर्फ तुम दोनों के लिए है। हम यहाँ पर दिन रात प्रैक्टिस करेंगे और अपना बेस्ट देकर सबके छक्के छुड़ा देंगे। रिक रिचर्ड से कहता है कि हम इन्हें अलग अलग जूनियर टूर्नामेंट के लिए तैयार करेंगे ताकि ये परफेक्ट बन जाए। इस पर रिचर्ड कहता है कि मैं अपनी बेटियों को जूनियर टूर्नामेंट्स में नहीं भेजने वाला, मतलब कि अब ये मैचेस तभी खेलेंगी जब ये प्रो बन जाएंगी। ये सुनते ही रिक चौंक जाता है और रिचर्ड से कहता है कि ऐसा नहीं होता, प्लेयर्स को आगे बढ़ने के लिए जूनियर्स खेलना ही पड़ता है। रिचर्ड कहता है कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है। इस पर रिक पूछता है तो वो करेंगी क्या? रिचर्ड कहता है वो आपके साथ प्रैक्टिस करेंगी, स्कूल जाएंगी, पढ़ाई करेंगी और एक बच्चों वाली जिंदगी जिएंगी। इस पर रिक कहता है रिचर्ड यहाँ पर ऐसे काम नहीं होता, यहाँ के सक्सेसफुल प्लेयर्स जूनियर्स खेलने के बाद ही प्रो बने हैं। पर रिचर्ड रिक की कोई भी बात नहीं सुनता, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। रिक कहता है तुम ये सारी बातें मुझे डील से पहले भी बता सकते थे। रिचर्ड कहता है बता सकता था, लेकिन आप अपनी जिंदगी का इतना अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते फिर। ये सब सुनने के बाद रिक का मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन उसे पता था कि वीनस और सेरेना मौका मिलने पर अपने आप को बहुत अच्छी तरह साबित करेंगी और ये एक दिन जरूर होगा। अब लगातार 3 साल तक रिक वीनस और सेरेना को ट्रेनिंग देता है। इस दौरान हर जगह रिचर्ड की लोग आलोचना करते हैं, वो इसलिए क्योंकि उसने अपनी बेटियों को पिछले 3 सालों से किसी भी कंपटीशन में जाने नहीं दिया, यहाँ तक कि जूनियर टूर्नामेंट में भी नहीं, जो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का सबसे आसान रास्ता माना जाता है। रिचर्ड को बताया जाता है कि उसकी बेटियों की उम्र की लड़कियां अब प्रो खेलने लगी है, पर रिचर्ड को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी दौरान एक दिन वीनस को रिक से पता चलता है कि ऑकलैंड में एक बहुत बड़ा प्रो टूर्नामेंट होने वाला है। वीनस टूर्नामेंट के लिए काफी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन रिक वीनस को मना कर देता है। पर वीनस पूछती है क्या मैं तैयार नहीं हूँ? रिक कहता है मुझे पता है तुम पूरी तरह से तैयार हो, लेकिन तुम्हारे डैड तैयार नहीं है। वीनस कहती है फिर भी आपको मेरे डैड से बात करनी होगी। रिक कहता है तुम मुझे बकरी बनाकर शेर के पास भेज रही हो। अब फाइनली रिक बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके शेर के पास जाता है, यानी कि रिचर्ड के पास, और उसे इस टूर्नामेंट के बारे में बताता है। रिचर्ड इसके लिए मना कर देता है। इस पर रिक कहता है कि वीनस अब 14 साल की हो चुकी है, उसे अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका तो दो। मैं उसकी आंखों में देख सकता हूँ, वो भूखी है, उसके अंदर एक आग है। और एक लंबे समय के बाद फाइनली रिचर्ड कहता है कि मुझे सोचने का एक मौका दो। ये सुनते ही रिक खुश हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि रिचर्ड इस टूर्नामेंट के लिए हाँ कहता, वो टीवी पर एक न्यूज़ देखता है कि एक इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर ड्रग्स लेने के इल्जाम में जेल चली गई है। ये न्यूज़ देखने के बाद ही रिचर्ड अपना डिसीजन चेंज कर लेता है, क्योंकि उसे डर हो जाता है कि उसकी बेटियां भी कहीं इस दुनिया में खो ना जाए। रिक रिचर्ड को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी बेटियां सबसे अलग हैं, पर रिचर्ड रिक की एक भी नहीं सुनता और इस टूर्नामेंट के लिए साफ साफ इनकार कर देता है। वीनस अपने डैड के इस डिसीजन से काफी नाराज हो जाती है, क्योंकि वो भी अब अपने आप को दुनिया के सामने साबित करना चाहती थी। रिक रिचर्ड से कहता है कि तुम अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि तुम सेल्फिश बन रहे हो और तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है। और अब बारी आती है रिचर्ड की वाइफ की।
वो रिचर्ड से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम डर रहे हो कि कहीं तुम फेल ना हो जाओ और दुनिया तुम्हें नाकामयाब होते हुए हंसेंगी, पर मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती। हम दोनों ने मिलकर अपना काम कर दिया है। ये वीनस की जिंदगी है और हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। और आज तुमने वीनस पर भरोसा नहीं किया तो एक दिन वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। अब रिचर्ड वीनस के पास जाता है और उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे डैडी ने मुझे एक घोड़े को चुकाने के लिए पैसे दिए, और जैसे ही मैं वो पैसे उस घोड़े को दे रहा था मेरा हाथ उस घोड़े के हाथ से टच हो गया और इस वजह से घोड़े लोग मिलकर मुझे मारने लगे। मेरे डैड दूर से मुझे देख रहे थे लेकिन वो मुझे बचाने नहीं आए बल्कि वहाँ से भाग गए। मैं खुद भी एक अच्छा डैड नहीं हूँ, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। और ये जो अगला कदम तुम लेने जा रही हो ये आसान नहीं होने वाला, क्योंकि तुम खुद को रिप्रेजेंट नहीं करोगी, तुम रिप्रेजेंट करोगी धरती पर मौजूद सभी छोटी ब्लैक गर्ल को, और ये भार तुम्हें अकेले उठाना होगा। वीनस कहती है, डैड आपने हमेशा मुझसे कहा कि मैं दुनिया की नंबर 1 प्लेयर बनूंगी, तो चलिए दुनिया को दिखाते हैं कि हमारा वजूद क्या है और मैं आपको निराश नहीं करूंगी। और फाइनली रिचर्ड वीनस को लेकर अपनी फैमिली के साथ ऑकलैंड पहुंच जाता है टूर्नामेंट के लिए। वहीं न्यूज चैनल पर हर जगह ये दिखाया जा रहा था कि क्या वीनस बिना कोई जूनियर खेले प्रो टूर्नामेंट के लिए तैयार है, क्या वो ये प्रेशर झेल पाएगी। वहीं दूसरी तरफ इस प्रो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए वीनस को $3 मिलियन ऑफर किए जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी वीनस और उसकी फैमिली के लिए। लेकिन वीनस और उसकी फैमिली इस ऑफर को लेकर एक्साइटेड नहीं थे, क्योंकि वीनस के परफॉर्मेंस को देखे बिना उसे ये ऑफर दिया जा रहा था। पर वीनस अपने 10 साल की मेहनत को इस तरह से बेचना नहीं चाहती थी, और उसके पेरेंट्स भी। वीनस कहती है, मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ बस। और रिक एक बार फिर से इस डिसीजन से अपसेट हो जाता है। प्रो खेलने से पहले वीनस एक दूसरे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है। उस टूर्नामेंट के दौरान वीनस शुरुआत में थोड़ा लड़खड़ा जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो अपने फॉर्म में वापस आ जाती है और फाइनली उस टूर्नामेंट को अपने नाम कर लेती है। अब अगले दिन वीनस का मुकाबला वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर विकारियो के साथ होने वाला था। रिक रिचर्ड से कहता है कि वीनस के परफॉर्मेंस को देखने के बाद ऑफर को $4 मिलियन कर दिया गया है। हमें ये ऑफर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि विकारियो दुनिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर है और मुझे नहीं लगता कि वीनस उससे जीत पाएगी। रिचर्ड कहता है, अगर हरा दिया तो। तभी एक टेनिस कोच रिक से कहता है कि दुनिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर विकारियो को अगर एक ऐसी लड़की हराती है जिसने आज तक कोई मैच नहीं खेला, तो ये खेल जगत के इतिहास की सबसे बड़ी खबर होगी कि एक 14 साल की लड़की सड़क से उठकर आई और उसने दुनिया की नंबर 1 प्लेयर को हरा दिया। अगली सुबह सेरेना स्टेडियम को देख रही थी, क्योंकि वो भी इसी तरह का मौका खुद के लिए चाहती थी। तभी रिचर्ड उसके पास आता है और उसे कहता है, तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, तुम्हारी बहन दुनिया की नंबर 1 प्लेयर बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर तुम इतिहास की सबसे महान प्लेयर बनोगी। इस दुनिया ने तुम्हारे जैसा प्लेयर देखा नहीं होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ प्लान कर रखा है, अगली बारी तुम्हारी है। और अब वो वक्त आता है जब वीनस का मुकाबला दुनिया की नंबर 1 प्लेयर विकारियो के साथ होने वाला था। मैच शुरू होता है और बहुत ही शानदार मैच खेलते हुए वीनस पहला राउंड जीत लेती है। वीनस के द्वारा पहला राउंड जीतते ही विकारियो को समझ आ जाता है कि उसका मुकाबला किसी छोटे मोटे प्लेयर से नहीं हो रहा, इसलिए वो गेम को जीतने के लिए टॉयलेट का बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है ताकि वो अपनी एनर्जी गेन कर सके। और इस दौरान वीनस अपना फोकस खो बैठे। होता भी ऐसा ही है। एक लंबा वक्त लेने के बाद विकारियो वापस आती है और तब तक वीनस सच में अपना फोकस खो बैठती है। फिर लगातार विकारियो से मुकाबला करने के बावजूद भी वीनस ये मैच हार जाती है। इस हार से वीनस काफी उदास हो जाती है और अपने डैड से कहती है कि आपको मुझ पर भरोसा था, पर मैं वो भरोसा जीत नहीं पाई। रिचर्ड कहता है, तुमने पूरे 2 घंटे तक बिना रुके पूरी दुनिया की नंबर 1 प्लेयर से कड़ा मुकाबला किया और उसे हिला दिया। उसके पैर कांप रहे थे। तुम्हें देखना चाहिए था। तुमने आज अपना बेस्ट दिया है, और अगर आज तुमने खुद की रिस्पेक्ट नहीं की तो जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगी। तुम एक चैंपियन हो और मुझे पूरी जिंदगी में तुम पर इतना गर्व कभी नहीं हुआ। और इसके बाद वीनस अपनी फैमिली के साथ सर उठाकर स्टेडियम से बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि स्टेडियम के बाहर हजारों की संख्या में लोग इनका वेलकम करने के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि लोग आज का विनर वीनस को ही मान रहे थे और सब वीनस को रोक रोक कर उसे ऑटोग्राफ लेते हैं। ये सब देखने के बाद रिचर्ड कहता है, लोग जानते हैं कि असली चैंपियन कौन है। और ये सब देखकर पूरी फैमिली खुशी के मारे उछल पड़ती है। अब इस टूर्नामेंट के 9 महीने बाद वीनस $12 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है रीबॉक ब्रांड के साथ 15 साल की उम्र में। और वहीं सेरेना वीनस को ज्वाइन करती है 2 साल बाद। 41 साल की उम्र तक वीनस 5 टाइम विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जीत चुकी है और वीनस पहली अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी
जिसने पूरे वर्ल्ड में पहला रैंक प्राप्त किया ओपन एरा में। और वहीं सेरेना अपनी 40 साल तक की उम्र में 23 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप जीत चुकी है और वो खेल इतिहास की सबसे महान खिलाड़ी बनी। रिचर्ड विलियम्स ने अपने बच्चों के जन्म से पहले ही उसका फ्यूचर प्लान कर लिया था और ये प्लान सक्सेसफुल हुआ क्योंकि इस प्लान पर दिन रात मेहनत किया गया। और इस तरह रिचर्ड विलियम्स ने दुनिया को 2 महान टेनिस प्लेयर्स दिए, वीनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स।